हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? दोस्तों, आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो और आपको समझ में आता हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट होके और अच्छे से इसके ऊपर और ज़्यादा काम कर सकूं। ठीक है ना? थोड़ा सा टाइम मैं कम दे पा रहा हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ कि मैं अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने में लगा हुआ हूं। पीएचडी में एडमिशन के लिए मुझे रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता होगी और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नहीं दो रिसर्च प्रपोजल के साथ में इंटरव्यू में जाऊँ, है ना? ताकि अगर मान लो अगर एक वो भी हो जाए, रिजेक्ट भी हो जाए तो मेरे पास दूसरा रहना चाहिए। ठीक है ना? तो वही चीज़ है। ठीक है ना? जब आप लोग उसमें आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं कि भाई कैसे रिसर्च प्रपोजल तैयार करें। ठीक है ना? तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना? और इस क्लास से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने अभी क्या बोलते हैं, अभी इस क्लास के बाद आप लोगों से टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे आपका पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे, ठीक है ना, @ क्या है, देता हूँ आपको चैनल का एड्रेस। क्या है, @ ठीक है ना, @ ऐसे ही होता है ना? हाँ, जैसा भी होता है, जो भी होता है ऐसे होता है, सॉरी, @ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है ना? इस पे आपको सारे के सारे इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोगों का क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है ना? पढ़ते हैं अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। क्या है दोस्तों? अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 3 में देता है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन सबसे पहला यहीं पे बन रहा है कि अरस्तु नागरिकता संबंधी विचार अपनी पुस्तक के किस भाग में देता है। ठीक है ना? तो इसके पुस्तक के 8 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं दोस्तों? 8 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किस में देता है दोस्तों? 3 में देता है। किस में देता है? अपने पॉलिटिक्स के भाग 3 में देता है। और कहता है, क्या कहता है, जिस व्यक्ति को किसी राज्य के विचरणात्मक अंग या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति प्राप्त हो, उससे उस राज्य का नागरिक कहा जा सकता है। विचरणात्मक अंग मतलब कि राज्य के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो विचार विमर्श करते हैं। क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं, कानून बनाने में विचार विमर्श करते हैं। ठीक है ना? तो वही बात कह रहा है कि भाई जिस व्यक्ति को किसी राज्य के विचरणात्मक अंग में भाग लेने की शक्ति है, वो क्या होगा, उस राज्य का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है? या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की। ठीक है ना? न्यायिक प्रशासन, ठीक है, कोई न्याय से संबंधित कार्य है उसमें भाग ले रहा है, या फिर विचार विमर्श का जो अंग है उसमें भाग ले रहा है, तो वो क्या होगा, उस राज्य का नागरिक कहा जाएगा साथियों। ठीक है ना? अरस्तु के अनुसार राज्य के सभी निवासी उस राज्य के नागरिक नहीं होते। तो अरस्तु कहता है कि भाई राज्य के सभी जो निवासी हैं, जो राज्य में के अंदर रहते हैं, उनको नागरिक नहीं कहा जा सकता है। हमारे देश के भी अंदर दोस्तों कई सारे लोग ऐसे बाहर से आके रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास क्या बोलते हैं, कुछ लोग चोरी छुपे आके रहते हैं, कुछ लोग हैं व्यापार के संबंध में आके कुछ समय के लिए हिंदुस्तान में रहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम उनको अपने भारत का नागरिक नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो वही बात कहता है। ठीक है? अरस्तु ने नागरिकता को शासक वर्ग के विशेषाधिकार के रूप में मान्यता दी है। बहुत बढ़िया कहा है, क्योंकि भाई शासक वर्ग है, उनको ही नागरिकता नागरिकता शासक वर्ग तक सीमित है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु जो होता है सिर्फ शासक वर्ग को ही नागरिकता प्रदान करता है। तो इसी वजह से क्या है कि भाई अरस्तु नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार के रूप में मान्यता देता है कि भाई ये जो नागरिकता का अधिकार है ना, ये सिर्फ विशेष रूप से शासकों को ही मिलेगा। ठीक है ना? अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा शक्ति के प्रयोग में शक्तिशाली सहभागिता के रूप में दी है। तो मतलब जो शक्तिशाली है और आपका इसमें प्रशासन में सहभागिता करता है ना, तो उसके रूप में परिभाषित किया है अरस्तु ने नागरिकता को। ठीक है ना? उसके बाद अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित लोगों को नागरिक नहीं माना जा सकता। किनको नागरिक नहीं माना जा सकता दोस्तों? अगर कोई विदेशी आदमी है, अगर वो रह रहा है देश में, तो उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और दासों को नागरिक नहीं माना जाएगा। विदेशी का क्या है दोस्तों, अगर उसे हम नागरिक कैसे बना देंगे, वो जबकि पहले ही किसी और का देश का नागरिक है ना? अब जैसे आप सपोज करो आप हिंदुस्तान के नागरिक हो और आप किसी और देश की जाके नागरिकता ले लोगे, तो आपको पहले यहाँ की नागरिकता त्यागनी पड़ जाएगी। ठीक है ना? क्या पड़ जाएगी? त्यागनी पड़ जाएगी। अगर आप नहीं त्यागोगे तो अपने आप ही चली जाएगी आपकी नागरिकता।
तो वही बात है, वो कहते हैं भाई विदेशियों को नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि विदेशी जो है वो अपने देश का हित सोचेंगे, हमारे देश के बारे में क्यों सोचेंगे। और दास विवेक से मस्तिष्क से शून्य होता है दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि दास जो है मस्तिष्क से शून्य है, और जो मस्तिष्क से शून्य है उसको भाई नागरिकता का अधिकार कैसे दिया जा सकता है, ठीक है ना, वो वोट कैसे यूज करेगा। कानूनी प्राप्त लोग ठीक है ना, जो मतलब जिनको कानूनी अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना, उन लोगों को भी क्या बोलते हैं नागरिकता नहीं कहा सकता, क्योंकि बहुत सारे जो विदेशी हैं जो क्या बोलते हैं आपका जैसे दूत हैं, राजदूत हैं, राजदूत को क्या बोलते हैं आपका राजदूत को कानूनी अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसको भी हम नागरिक नहीं कह सकते, ठीक है ना। न्यायालय द्वारा दंडित लोग, अगर न्यायालय ने किसी को दंड दे रखा है तो वो भी नागरिक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। या जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना, अगर किसी के ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई अपराध लगा हुआ है, उसका मुकदमा चल रहा है, तो उसको भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखता है अरस्तु, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद है राज्य के बाहर निकाले गए लोग, अगर राज्य से किसी को बाहर निकाल दिया गया है तो वो भी उस राज्य के नागरिक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मताधिकार से वंचित लोग, अगर कोई मताधिकार किसी के पास मत देने का अधिकार नहीं है तो वो भी क्या बोलते हैं देश का नागरिक नहीं है, ठीक है ना, क्या वो भी देश का नागरिक नहीं है। बच्चे व बूढ़े, बच्चों में तो देखो समझदारी नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, और बूढ़े कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, तो इन दोनों को भी क्या बोलते हैं नागरिकता से वो परे रख देता है, बाहर कर देता है। राज्य किसी को सम्मान देकर अगर उसे नागरिक बनाया है, अगर राज्य भाई किसी को सम्मान दे देता है, मान लो सपोज करो हमारे देश के अंदर आकर कोई बाहर का आदमी कोई अच्छा काम कर देता है, ठीक है ना, कुछ लोगों की जान बचा देता है, तो राज्य क्या करेगा उसे सम्मान दे देगा, ठीक है ना, सम्मान दे देगा, या हो सकता है उसे नागरिकता भी दे, तो भी क्या होगा वो पूर्ण नागरिक नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा पूर्ण नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। जन्म के आधार पर भी किसी को नागरिक नहीं माना जा सकता, कि भाई किसी ने अगर जन्म लिया है ना, अरस्तु के अनुसार अगर किसी ने जन्म लिया है तो भी उसे नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर सवाल ये उठेगा कि उसके माता पिता की नागरिकता किस आधार पर दी जाए, ठीक है ना, उसके माता पिता किस आधार पर नागरिक माने जाए, ठीक है ना, तो ये चीज है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं आपका नागरिकता के विषय में। अरस्तु कहता है कि भाई निम्नलिखित में से इन लोगों को नागरिक नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। अब देखो अरस्तु ने तर्क दिया कि जिस किसी विशेष जगह अर्थात किसी देश या किसी राज्य में रहने से ही मनुष्य वहां का नागरिक नहीं बन जाता। उदाहरण के लिए दासों और अंतरदेशीय लोगों को नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। और कोई विदेश से आके हमारे देश में रह रहा तो उसे नागरिकता नहीं दे सकते, और दास को नहीं दे सकते क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है। किसी देश में किसी व्यक्ति को केवल कानूनी अधिकार प्राप्त होने पर भी वहां नागरिक नहीं बन जाता, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई कानूनी अधिकार तो जो है दोस्तों, कोई पढ़ने आया हुआ है तो उसे भी कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, कोई व्यापार करने आया है तो उसे भी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे हम नागरिक बना दें, क्योंकि ये अधिकार तो किसी व्यापार समझौते, बिल्कुल सही बात है, कि देन हो सकते हैं, ठीक है ना। जन्म के आधार पर भी किसी की नागरिकता का निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ यह प्रश्न उठेगा कि उसके माता पिता किस आधार पर नागरिक माना जाए, ठीक है ना। अतः उचित यह है उचित यह होगा कि नागरिकता की परिभाषा कृत्य अर्थात कार्य के आधार पर, ठीक है ना, कार्य के आधार पर देनी चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है, कार्य के आधार पर देनी चाहिए। इस दृष्टि से नागरिक की विशेषता केवल राजनीतिक अधिकार है, मतलब जिसके पास राजनीतिक अधिकार है वही नागरिक कहलाएगा, उसी को नागरिकता का अधिकार है, ठीक है ना। अर्थात न्याय के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार, मतलब किसी पद पे चुने जाने का अधिकार, ठीक है ना दोस्तों। अरस्तु के विचार से राज्य केवल वही सदस्य नागरिक माने जाएंगे जिन्हें सार्वजनिक मामलों पर वोट देने का अधिकार है और जो निर्धारित शर्तें पूरी करने तथा सार्वजनिक पदों पर चुने जाने के योग्य हैं। अर्थात जो लोग राज्य का नागरिक उनको माना जाएगा जो लोग सार्वजनिक मामलों पर वोट कर सकते हैं, मतलब जिन्हें मताधिकार देने का अधिकार है, ठीक है ना। और जो सार्वजनिक पद पे चुने जाने के योग्य हो वही लोग क्या होंगे कि आपका क्या बोलते हैं नागरिक माने जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद अरस्तु के अनुसार अरस्तु के राज्य संबंधी विचार है दोस्तों, ठीक है ना। तो अरस्तु अपनी रचना के पॉलिटिक्स के प्रथम भाग, ठीक है ना, प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप और उत्पत्ति और उद्देश्य पे विचार करता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई अरस्तु क्या बोलते हैं राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य
का विचार अब पॉलिटिक्स के किस भाग में करता है, तो वो भाग 1 में करता है दोस्तों। ठीक है, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है। क्या है? अरस्तु अपनी प्रकृति से ही क्या है? राजनीतिक प्राणी है। ठीक है ना। और राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है तथा मनुष्य का के सदजीवन, क्या सदजीवन के लिए क्या हुआ है? सदजीवन के लिए, सदजीवन के लिए दोस्तों। सदजीवन क्या है कि भाई अच्छा जीवन, अच्छा जीवन। ठीक है ना। क्या है कि भाई अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है, मतलब मनुष्य की प्रकृति कैसी है? राजनीतिक प्रकृति है। ठीक है ना, राजनीतिक प्राणी है अपनी प्रकृति से। और राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है, मतलब ऐसा है दोस्तों, हमारे लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। हमारा स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए, हमें समानता होनी चाहिए, हमें क्या बोलते हैं खाने पीने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और हमें क्या बोलते हैं अब, तो ये जो सारी आवश्यकताएं होती हैं, इसकी पूर्ति के लिए ही राज्य क्या है? अस्तित्व में आया। हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा कौन देगा? राज्य देगा, है ना। तो क्या है कि भाई राज्य की उत्पत्ति किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है। ठीक है ना। अरस्तु के विचार से किसी भी वस्तु की प्रकृति उसकी अंतिम अवस्था से निर्धारित होती है, मतलब अंतिम अवस्था से निर्धारित होती है। अगर कोई वस्तु है तो उसकी प्रकृति जो होगी उसकी अंतिम अवस्था से निर्धारित होगी, आरंभिक अवस्था से नहीं। ठीक है ना। वस्तु स्वभाव से अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग भी किसी ना किसी उद्देश्य के लिए आए हुए हैं इस दुनिया के अंदर में, तो हम क्या होंगे? हमारा जो अंतिम लक्ष्य होगा ना, हम उसकी तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है ना। क्या होगा? जो हमारा अंतिम उद्देश्य होगा हम उसकी तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि वही हम उसी के लिए हम पैदा हुए हैं। ठीक है। इस दृष्टि से क्या, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है ना दोस्तों। क्या है कि भाई कोई भी वस्तु होगी अंतिम अवस्था की ओर अग्रसर होती है। ठीक है ना। तो क्या हो कि ये जो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ये क्या है? ये अंतिम अवस्था है दोस्तों। क्या है? ये अंतिम अवस्था है। ठीक है ना। राज्य के अंतर्गत रहना मनुष्य की प्रकृति का एक अंग है। ठीक है ना। क्या है? राज्य के अंतर्गत रहना मनुष्य की प्रकृति का अंग है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो राजनीतिक प्राणी है, और राजनीतिक प्राणी है तो राज्य के अंदर वो रहेगा। ठीक है। राज्य में रहना मनुष्य के लिए इतना स्वाभाविक है कि अरस्तु के शब्दों में राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। कैसे है दोस्तों? आप ये समझते हैं, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। अगर आप लोग इतिहास के हिसाब से अगर देखोगे तो पहले क्या हुआ? पहले मनुष्य पैदा हुआ, फिर मनुष्य से क्या बोलते हैं? परिवार बना, परिवार से फिर क्या बोलते हैं? गांव बना, फिर गांव से नगर और राज्य का निर्माण हुआ, है ना। तो इस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो पहले राज्य क्या बोलते हैं? सॉरी, इतिहास की दृष्टि से आप देखोगे तो क्या हुआ कि पहले मनुष्य आया। ठीक है ना। लेकिन अगर आप तर्क की दृष्टि से देखोगे, तर्क, ठीक है ना, कि तर्क की दृष्टि देखोगे तो पहले आपको किसका ख्याल आएगा? राज्य का ख्याल आएगा। जैसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है और आप उसे देखोगे तो आप उसे पूरा देखोगे। ठीक है ना। पूरा मनुष्य के रूप में देखोगे। ठीक है ना। ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसका पहले उसकी एक उंगली देखोगे फिर बाद में शरीर देखोगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना। पहले तो आप उसको पूरा का पूरा देख लोगे। ठीक है ना। बाद में आपका ध्यान उसके पैर पे जाएगा कि भाई वो लंगड़ा है, या बाद में उसकी आंखों पे ध्यान जा सकता है कि वो आंख से अंधा हुआ है, या उसका एक हाथ नहीं है। ठीक है ना। तो क्या है कि उसी तरह से कि जो आपका क्या बोलते हैं, आपका राज्य जो है वो पूर्ण है, वो राज्य एक पूर्ण है और व्यक्ति उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, हमारा तो पूरा शरीर है और ये जो उंगली है उसका एक हिस्सा है, हाथ उसका हिस्सा है, आंख उसका हिस्सा है, कान उसका हिस्सा है। ठीक है ना। तो ये बात इसके अंदर में अरस्तु कहता है। तो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का अस्तित्व राज्य से पहले है। बिल्कुल सही बात है भाई, मनुष्य पहले आया है, राज्य बाद में आया है। परंतु अगर तर्क देखोगे ना, तर्कशास्त्र की दृष्टि से तो राज्य का विचार मनुष्य से पहले आता है, क्योंकि पूर्ण का विचार अंश से पहले आता है। कि आप भी किसी को पहले पूरा शरीर देखोगे फिर बाद में उसका छोटा छोटा टुकड़ा करोगे। आप भी अगर कुछ देखते हो, अगर किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हो तो आप पहले पूरे को देखते हो, फिर बाद में उसके छोटे छोटे हिस्से देखते हो। ठीक है ना। लोकतंत्र, जैसे आप लोकतंत्र का अध्ययन कर रहे हो तो पहले लोकतंत्र का पूरा अध्ययन करोगे। ठीक है ना। उसके बाद में उसके छोटे छोटे जो आपका प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या इस तरह से जो भी उसके छोटे छोटे हिस्से होंगे ना, उनका अध्ययन आप करोगे। ठीक है ना। तो ये चीज है। ठीक है। ये उदाहरण दिया, हो सकता है भाई बोलने में लहजे में कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पूर्ण किसी चीज पहले, अब सपोज करो जैसे ये बुक है, ठीक है ना, ये बुक है, पहले आप देखोगे तो ये पूरी बुक देखोगे ना, ठीक है ना, बाद में फिर इसके अंदर खोल के देखोगे कि भाई ये इसके छोटे छोटे अंश हैं। ठीक है ना। क्या है? गौरव ग्रंथों की एक ये अंश है, राजनीतिक सिद्धांतों का हास, ये सारे अंश हैं, 5, 6, 14, 15, 16, 17, तो ये छोटे छोटे अंश है। तो पहले ख्याल किसका आएगा? पूर्ण का आएगा, और फिर अंश का ख्याल आएगा। ठीक है ना। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, तो पहले हमने पढ़ लिया।
कुछ खास नहीं है। यदि मनुष्य राज्य में नहीं रहता या जिसे राज्य की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, वह या तो एक पशु है या फिर क्या है, अति मानव अर्थात भगवान है। या तो जो राज्य की जरूरत नहीं है या राज्य में नहीं रहता है, तो या तो भगवान है या जानवर है, या तो भगवान है या पशु है, जानवर है, ठीक है ना। और उसके अनुसार राज्य की विशेषताएं क्या, राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, बिल्कुल ये अपने स्वाभाविक है दोस्तों, अपने आप ही इसका क्या बोलते हैं, इसका निर्माण एक स्वाभाविक है, ठीक है ना, स्वाभाविक संगठन है, अपने आप व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप ये पैदा हो गया है या बन जाता है, ठीक है ना। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, तर्क दृष्टि, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है तर्क शास्त्र की दृष्टि से, ठीक है ना, तर्क शास्त्र की दृष्टि से, ठीक है ना, शास्त्र की दृष्टि से क्या है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ठीक है ना दोस्तों। राज्य सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल राज्य से बड़ी कोई संस्था होती ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, और इस संस्था में व्यक्ति का विकास होता है, बिल्कुल दोस्तों, इसी संस्था के द्वारा व्यक्ति का क्या होगा, इसी संस्था के द्वारा व्यक्ति का विकास होगा दोस्तों, ठीक है ना। राज्य अस्तु राज्य के को जैविक स्वरूप या आंगिक स्वरूप का समर्थन करता है, ठीक है ना, जैसे आंगिक स्वरूप जैसे कि राज्य तो पूरा है और व्यक्ति जो है क्या है, उसके अंग हैं, ठीक है ना, तो उस स्वरूप का इसने समर्थन किया, जैसे कि मेरा पूरा शरीर है और इसके ये अलग अलग है, उंगलियां, हाथ, पैर, नाक, कान जो है ये इसके अंग है, तो ये क्या है, आंगिक स्वरूप है कि राज्य पूरा है और व्यक्ति उसके अंग है, ठीक है ना। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों राज्य के पास देखो धन भी होता है, सेना भी होती है, उसके पास और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर है, उसको किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन परिवार और राज्य परिवार और ग्राम ये जो है ये आत्मनिर्भर संगठन नहीं है, ये राज्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। राज्य में व्यक्ति अपनी पूर्ण आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई, सारी आवश्यकताएं राज्य में ही पूरी होती है, राज्य से बाहर किसी कौन सी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती। राज्य के बाहर आप सोचो कि मेरे को कोई रोजगार मिल जाए, कैसे मिलेगा भाई, राज्य नहीं होगा तो रोजगार कहां से मिलेगा, है ना। आप जहां पे भी रहोगे कोई किसी राज्य में तो रहोगे ही ना, ठीक है, किसी टापू में रहोगे तो टापू में तो रोजगार नहीं मिलता है, वहां पे खाने पीने की चीज या आपको कोई सम्मान ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, आपका जब भी होगा राज्य में ही आपका क्या बोलते हैं वो होगा, विकास होगा, ठीक है ना। राज्य आध्यात्मिक संगठन है, बिल्कुल सही बात कहता है कि राज्य का आध्यात्मिक संगठन है जिसमें व्यक्ति की नैतिकता का विकास होता है, ठीक है, नैतिकता का, व्यक्ति के अंदर जो अंदर की अच्छाइयां होती हैं उनका विकास होता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जब नैतिकता का विकास होगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। एक होता है भौतिक आनंद जो वस्तुओं से होता है, पैसा धन दौलत से होता है, एक आध्यात्मिक आनंद होता है जो अंदर अंतरात्मा से प्राप्त होता है, तो वो आनंद प्राप्त होता है, ठीक है ना। राज्य विधि के शासन का समर्थन करता है, बिल्कुल राज्य होता है, राज्य के अंदर कुछ विधियां होती है, कुछ नियम कानून होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही शासन होता है, तो उसका समर्थन करता है, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आगे मनुष्य को राजनीतिक प्राणी सिद्ध करने के लिए ये भी पढ़ लेते हैं, चलो। मनुष्य को राजनीतिक प्राणी सिद्ध करने के लिए तर्क देता है ना, अभी पीछे कहा था ना कि मनुष्य को राजनीतिक प्राणी बोलता है अरस्तु, तो उसके लिए कुछ तर्क था। मनुष्य स्वभाव से समूह बना के रहते हैं, ठीक है ना, क्या मनुष्य स्वभाव से समूह से बना के रहते हैं। मनुष्य घर परिवार बनाते हैं, घरों के सहयोग से गांव बनता है और गांव के सहयोग से नगर राज्य बन जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि भाई क्या होगा कि पहले मनुष्य आएगा, फिर मनुष्य कुछ समूह बना के रहेगा, फिर समूह से घर बन जाएगा, घर से गांव बन जाएगा और गांव से फिर क्या होगा, नगर राज्य बन जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई नगर राज्य किसकी विशेषता है, ये नगर राज्य जो है आपकी राजनीतिक विशेषताएं है, ठीक है ना। मनुष्य की तरह घर परिवार ग्राम भी आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, केवल राज्य ऐसी इकाई है जो सही अर्थ में आत्मनिर्भर है, बिल्कुल सही बात है, राज्य का निर्माण स्वाभाविक है, ठीक है ना भाई। क्या बोलते हैं कि घर परिवार ये और ग्राम जो है ना ये आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो ये पूरी नहीं कर सकते। अगर इन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, इन्हें क्या बोलते हैं एजुकेशन चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, सड़कें चाहिए, सिंचाई के साधन चाहिए, तो वो खुद नहीं कर सकते ये, ठीक है ना, वो राज्य करेगा दोस्तों, ठीक है ना। मनुष्य का उद्देश्य सदजीवन की प्राप्ति है, क्या है, सदजीवन की प्राप्ति है। घर परिवार ग्राम अपने अपने सीमित क्षेत्र में ही सदजीवन प्रदान करते हैं, परंतु राज्य ऐसा संगठन है जिससे समस्त क्षेत्रों में सदजीवन प्राप्त करेगा। बिल्कुल दोस्तों, राज्य जो ऐसा संगठन है उसे सदजीवन देगा, वो रोजगार भी देगा, उसको क्या बोलते हैं बीमारी क्या बोलते हैं स्वास्थ्य, उसकी स्वास्थ्य वगैरह हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं प्रदान करेगा, बहुत सारी चीजें देता है, राज्य में ही ये सारा संभव है, ठीक है ना। सदजीवन की प्राप्ति कहाँ होगी भाई, राज्य में ही होगी, ठीक है ना। मनुष्य न्याय और अन्याय के प्रश्नों पर तर्क करने की क्षमता रखते हैं जी। सदजीवन की प्राप्ति के लिए क्षमता का प्रयोग जरूरी है, बिल्कुल भाई। अगर आप सदजीवन प्राप्त करना चाहते हो, अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो आपकी क्षमता का ना प्रयोग जरूरी है दोस्तों। जैसे कि क्या बोलते हैं, आप जो है आपके अंदर योग्यता है नेट प्रोफेसर बनने की, ठीक है ना, प्रोफेसर बनने की,
लेकिन अगर राज्य अगर नेट का एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवाएगा तो आप अपनी क्षमता का प्रयोग कैसे करोगे? ठीक है ना, नहीं कर सकते ना। तो वही बात कह रहा है कि सज्जीवन की प्राप्ति के लिए क्षमता का प्रयोग जरूरी है, और क्या बोलते हैं, केवल राज्य ही मनुष्य की क्षमता के प्रयोग का उपयुक्त क्षेत्र और अवसर प्रदान करता है। अब राज्य ने आपको क्या दिया है? राज्य ने आपको क्या दिया है? नेट का एग्जाम दिया है, एक क्षेत्र दिया है कि भाई आप वहां पे एग्जाम दो, और फिर आपको अवसर प्रदान किया है कि आप वो एग्जाम पास करके प्रोफेसर बनो या फिर जेआरएफ लेकर पीएचडी करो। ठीक है ना, तो ये क्या है कि भाई ये राज्य ही देता है। ठीक है ना। अरस्तु का राज्य एक प्रातिक संस्था के अलावा एक नैतिक संस्था भी है, इसको नैतिक संस्था भी कहता है दोस्तों। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थन किया है, बिल्कुल सही बात है, पीछे हमने डिस्कस किया था आंगिक सिद्धांत का, करते हुए ये तर्क दिया है कि राज्य में व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों में पाया जाता है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो हमारे अंग और हमारे शरीर के बीच में है। ठीक है ना, हमारा शरीर सारे अंगों से मिलके पूरा बनता है। ठीक है ना, सारे अंगों से मिलके हमारा शरीर पूरा बनता है। ठीक है, अगर कोई एक अंक निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर अधूरा है। ठीक है ना, आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा कि शरीर में कितने हाथ होते हैं तो आप कहोगे 2। कितनी आंखें हैं? कहोगे 2 आंख हैं। कहोगे कितने कान है? 2 कान है। नाक कितनी है? 1 है। ठीक है ना, पैर कितने हैं? 2 हैं। उंगलियां कितनी है पैरों की? आप कहोगे 10 है। हाथ की उंगलियां कितनी है? 10। तो ये हमारा पूरा शरीर है। ठीक है ना, आपसे अगर किसी ने सवाल पूछा कि क्या बोलते हैं हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 4 होती हैं या 6 होती हैं। बेशक किसी एक आधे की होती हो 6 या 4 उंगलियां, लेकिन फिर भी आप ये बात नहीं कहोगे कि उसकी उंगलियां 4 या 6 हैं। ठीक है ना, आप कहोगे 5 है, क्योंकि 5 उंगलियों के मेल से ही तो शरीर पूर्ण होता है। तो उसी तरह से व्यक्तियों के जोड़ से ही राज्य पूरा बनता है। ठीक है ना, क्या व्यक्तियों के जोड़ से ही राज्य पूरा बनता है। ठीक है ना, इसीलिए अरस्तु क्या करता है? आंगिक सिद्धांत का समर्थन करता है साथियों। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हुआ हमारा चैप्टर समाप्त। और आप क्या बोलते हैं, मेरे क्या बोलते हैं चैनल में, है ना, आपका ये है पॉलिटिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पॉलिटिकल सॉल्यूशन @पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे, यहाँ पे मैं अभी आधे घंटे में सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा इससे रिलेटेड, तो आप उन लोगों को देख लेना। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और नंबर 2 दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। अब इसमें एक आधा लेसन और रह गया है, लेकिन मैं अगला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचार जो है, तो मैं अगला चालू कर दूंगा मैकियावेली। ठीक है ना, तो आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा, और क्या कहें आपको। गुड नाइट।